Now another important you can say decision which was given by the court, it was the electoral bond case. इलेक्टोरल बॉन्ड में मैं उसके बाकी चीज़ों में अभी नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू द अदर डिटेल्स, इट इज स्टिल अ मैटर विच इज डेवलपिंग. उसके फैक्ट्स आप लोगों को पता है, यू स्टडीड दैट इन द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन विच वॉज यूज्ड इन डिसाइडिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस. ठीक है, now in this case what was the doctrine which was used to declare the whole scheme as invalid. ठीक है, so in the electoral bonds case there was a conflict between right to information under article 19(1)(a) versus right to privacy under article 21. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में थे. सो राइट ऑफ अ वोटर टू हैव इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ विच ही कैन हैव एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट वोटिंग, that is a part of right to information under article 19(1)(a), and the right of the donor to not get his name revealed because he wants safety, he does not want to be threatened by a government which is not getting its donation. So these two fundamental rights were in conflict with each other. So सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करने के लिए कौन सा डॉक्ट्रिन यूज किया, वो डॉक्ट्रिन प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ double proportionality. So what is the double proportionality test? When you talk of double proportionality test, before that you have to understand proportionality. ठीक है, सो नॉर्मली कोई भी लॉ जब बनाते हैं फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं. व्हेन यू टॉक ऑफ आर्टिकल 19, you have 19(1)(a), 19(2) says you can restrict the freedom of speech and expression on the following grounds, article 19(2). ठीक है, so whenever you make a law which restricts or curtails the fundamental right, the judiciary uses the proportionality test to identify whether the restrictions imposed on the fundamental rights are required or not. So proportionality test का मतलब क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पे लगाया गया वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है या नहीं है. ठीक है, प्रोपोर्शनल है या नहीं है. सी द मोमेंट राइट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं. ठीक है, व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, ये आपके लिए मेंस में भी रेलेवेंट रहेगा. प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट क्या कहता है? डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट सिंपली मीन्स हियर वी आर कंपेयरिंग टू राइट्स. तो डबल प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या हुआ, नॉर्मली जब प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, वी हैव अ फंडामेंटल राइट एंड वी हैव अ लॉ ऑफ स्टेट. एक लॉ से एक फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया गया, तो इन दोनों के बीच में हम प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं. यहां पे लॉ के बजाय क्या हो गया, एक दूसरा फंडामेंटल राइट एक दूसरे फंडामेंटल राइट को क्रैश कर रहा है. सो वी आर यूजिंग द टेस्ट ऑफ डबल प्रोपोर्शनलिटी. व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट? आपको चार इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं. व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लॉ बनाया गया उसका एक लेजिटिमेट पर्पस है. व्हाट इज द पर्पस फॉर विच द लॉ हैज बीन मेड टू कर्टेल योर फंडामेंटल राइट? यू कैन राइट अबाउट दिस. ठीक है, राइट डाउन. The judiciary performs proportionality test, to decide about the validity of a law which violates a fundamental right. Validity of a law which violates a fundamental right. It includes the following important steps. What is the first step? There shall be a legitimate purpose for the law.
there shall be a legitimate purpose for the law. ठीक है. Second one, what is the second important thing? The intent, the purpose of the law should match with the provisions of the law. Should match with the provisions of the law. मतलब आपने लॉ बनाया डिक्लेयर करके कि ये पर्पस है जिसके लिए लॉ बना रहे हैं, तो लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो उस पर्पस को फुलफिल करते हुए दिखने भी चाहिए. ठीक है. So you declare that you are making a law for this and you are doing something else with that. So there must be a link between what is the stated goal of the law, what is the purpose of the law and what is being done through the law. ठीक है. सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज क्या हो गया? What is the third stage? It should be least restrictive. क्योंकि कोई फंडामेंटल राइट आपके बनाए हुए एक्शन से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, सो वो सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए. It should not, there should not be any other method which is less restrictive than this method. अगर कोई और तरीका होगा उसी काम को करने का जिसमें फंडामेंटल राइट कम वायलेट हो रहा है, तो ये तरीका इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा. ठीक है. सो द थर्ड स्टेप इज it should be the least restrictive action on the fundamental right. Least restrictive action on the fundamental right. And what is the last important step? The last test? The action taken should not be disproportionate than what is required. मान लीजिए एक छोटी सी सुई से काम हो जाएगा तो आपको हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं है. सो आपको केवल उतना ही एक्शन लेना है जिससे आपका काम हो जाए और फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो या बहुत कम वायलेट हो. सो द एक्शन ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो यू कैन राइट डाउन द स्टेट एक्शन शुड नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट the state action should not be disproportionate to what is required. Disproportionate to what is required with respect to its effect on fundamental rights. With respect to its effect on fundamental rights. ठीक है. अब डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट क्या हो गया? डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, इसी टेस्ट में हमने क्या किया, स्टेट एक्शन या लॉ की जगह पे क्या हो गया, एक दूसरा फंडामेंटल राइट हो गया. ठीक है. सो दोनों राइट्स के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राइट ने दूसरे राइट को पूरी तरह से कटेल कर दिया. सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन दिस स्कीम द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ डोनर्स is superseding the right to information of voters completely. एक राइट पूरी तरह से दूसरी राइट को खत्म कर रहा है. So then in that case it is not possible. We will declare the whole scheme to be invalid. That is the double proportionality test in this case. ठीक है. Now somebody has asked about harmonious construction. Harmonious construction ये चीज नहीं है. In harmonious construction what is happening is two provisions of the same law, they are in conflict with each other. What you are doing, you are trying to ensure that ultimately some of them will prevail. अब दोनों में से कौन प्रिवेल करेगा, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, जो ज्यादा बेटर लगता है आप बोलते हैं कि ये वाला प्रोविजन वैलिड होना चाहिए. ठीक है. सो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर बट दे आर वेरी डिफरेंट, दे कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली. ओके. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कब यूज करते हैं? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में यूज करते हैं. जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, दोनों एक साथ म्यूचुअली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. अगर नहीं पॉसिबल होगा तो अल्टीमेटली किसी एक को आप बोलेंगे सुपीरियर है. हियर फंडामेंटल राइट इज ऑलवेज सुपीरियर इफ रिक्वायर्ड. ठीक है.
सो अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डॉक्ट्रिन बीइंग यूज्ड। आपसे प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जाएगा कि कौन सा डॉक्ट्रिन यूज हुआ। ओके